हाय। जीएसटी क्लास नंबर 26 में आज हम कवर करने वाले हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का कंप्लीट प्रोसीजर और इसका जीएसटी के अंदर क्या ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम जानेंगे इंटर स्टेट सप्लाई एग्जैक्टली क्या होती है, जीरो रेटेड क्या होती है, एलयूटी बॉन्ड, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मीनिंग, एक्सपोर्ट इनवॉइस कैसे बनता है, यानी कि सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। और ये हमारा लेक्चर नंबर 26 है। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 6 मंथ्स का कोर्स है और ये सर्टिफिकेट कोर्स है। 6 मंथ्स के बाद आप सर्टिफिकेट पा सकते हैं एग्ज़ाम में अपीयर होके। और हर संडे के दिन लाइव क्लास होती है और ये सब सिर्फ 499 की फीस पे। तो अगर आप जीएसटी वाकई में सीखना चाहते हैं और 499 अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर रजिस्टर करिए एडवांस जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स में। और अगर इस तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो चार्टर्ड विजडम को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंटर स्टेट सप्लाई होता क्या है और हम जब एक्सपोर्ट कवर कर रहे हैं। देखिए, जीएसटी के अंदर बेसिकली एक सीजीएसटी एक्ट है, एक आईजीएसटी एक्ट है और एक कंपेंसेशन सेस एक्ट है। तो बेसिकली जितने भी ज़्यादातर जो प्रोविज़न है वो सीजीएसटी एक्ट के अंदर कवर होते हैं, जो कि सेंट्रल जीएसटी एक्ट है। लेकिन अगर ऐसे प्रोविजंस जहां पर एक स्टेट का से ट्रांजैक्शन दूसरी स्टेट में होती है तो इन इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर आईजीएसटी एक्ट अप्लाई होता है। तो एक्सपोर्ट के ऊपर भी आईजीएसटी एक्ट ही अप्लाई होता है। और अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई का मीनिंग देखें तो सेक्शन 7 ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में 3 ट्रांजैक्शंस बता रखी हैं जिन्हें हम इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या है कि जहां पर सप्लायर जो सर्विसेज या गुड्स सप्लाई कर रहा है वो इंडिया में है, लेकिन जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आउटसाइड इंडिया है। या इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, बट ज़रूरी नहीं। देखिए, ऐसा भी हो सकता, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं तो उसमें हो सकता है कि सप्लायर इंडिया में हो, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर हो, तब भी वो एक्सपोर्ट ना माना जाए, क्योंकि जो हमें कंसिडरेशन मिल रही है फॉरेन करेंसी में नहीं मिल रही, लेकिन वो इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। तो आज हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पर सप्लायर इंडिया में हो और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया हो। यहाँ पर लिखने के लिए वो एक्सपोर्ट भी लिख सकते थे, लेकिन जब हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करते हैं और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं, दोनों का डेफिनेशन अलग है, दोनों का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा अलग है। इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब है अगर कोई सप्लायर इंडिया में है और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर है। प्लेस ऑफ सप्लाई हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सेक्शन 10, 11, 12, 13 आईजीएसटी एक्ट में, और ये पुरानी वीडियो में आपको ये मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्लेस ऑफ सप्लाई का लिंक मिल जाएगा। सेकंड सिचुएशन कौन सी आती है इंटर स्टेट सप्लाई में? ऐसी सप्लाईज जहां पर अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, अगर कोई पर्सन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई करता है या फिर ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला अगर किसी और को सप्लाई करता है तो भी ये इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगी। देखिए, ऐसा हो सकता है कि मान लेते हैं ये उत्तर प्रदेश है, मान लेते हैं ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर है लेट्स से नोएडा। नोएडा नोएडा में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसे SEZ कहते हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश में लेट से लखनऊ से अगर कोई पर्सन गुड्स सप्लाई करता है नोएडा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, हालांकि वो सेम स्टेट में है लेकिन वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, फिर भी हम इसे इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे, इसे इंट्रा स्टेट नहीं कहेंगे। अब जो थर्ड केस हो सकता है वो है कि ऐसा केस जहां पर इंट्रा स्टेट सप्लाई ना हो। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है? इंट्रा स्टेट सप्लाई ना हो यानी कि अदर्स का केस हो। देखिए, ऐसा हो सकता है कि वो अपनी स्टेट में है और वो दूसरी स्टेट में
गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड करें, तो हम कहेंगे कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है। लेकिन अपनी ही स्टेट में है और अपनी ही स्टेट में गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो भी वो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, और इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो इंटर स्टेट नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो अपनी ही स्टेट में है और अपनी ही स्टेट में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर ये इंटर स्टेट सप्लाई कहलाई जाएगी। तो अब हमें इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है ये तो समझ में आ गया। अब एक टर्म जो एक्सपोर्ट के केस में काफ़ी ज़्यादा यूज होती है, उसे कहते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। और जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट में अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि दोनों का मतलब क्या है, दोनों का ट्रीटमेंट क्या है। तो अगर हम बात करें एग्जेम्प्ट सप्लाई की, तो दोनों का ट्रीटमेंट हमें समझ में आ जाएगा, और फिर हम देखेंगे जीरो रेटेड सप्लाईज में कौन कौन सी सप्लाईज आती है। अगर हम कहते हैं कि कोई सप्लाई एग्जेम्प्ट है, देखिए कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो पहले उस ट्रांजैक्शन में कुछ इनपुट होता है, यानी कि उस इनपुट का इस्तेमाल करके हम उसे प्रोसेस करते हैं। अगर ट्रेडिंग है तो डायरेक्ट हम उसको सेल कर देते हैं। और जो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो हमारा आउटपुट होता है, अगर वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो उसका जो आउटपुट होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, फिनिश्ड आइटम पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गुड्स और सर्विसेज का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जो अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें कई सारे रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उस रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करने के लिए उस कुछ हम टैक्सेबल प्रोडक्ट्स भी परचेज करते हैं, हम कुछ सर्विसेज भी परचेज करते हैं जो कि टैक्सेबल होती हैं। लेकिन अगर वो आइटम हमारा एग्जेम्प्ट है तो आउटपुट टैक्स उस पर जीरो होगा, लेकिन जो इनपुट हमने पे किया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा। और ये आईटीसी बेसिकली हमारी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, और हम इसका ना ही रिफंड क्लेम कर सकते हैं ना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो जब हम कहते हैं कोई सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो जो उसका आउटपुट टैक्स है वो जीरो होता है, लेकिन अगर उस पर इनपुट कुछ लगा है तो वो टैक्सेबल होता है। मान लेते हैं कि इसके लिए इस फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो एग्जेम्प्ट है, वो भी एग्जेम्प्ट था, लेकिन हमने एक मशीन का यूज़ किया है, और वो जो मशीन है वो तो हमने टैक्स पे करके मशीन परचेज करी थी। तो वो मशीन से जितना टर्नओवर जनरेट होगा एग्जेम्प्ट सप्लाई का, तो उस मशीन के ऊपर जो हमने आईटीसी क्लेम किया होगा, जितना इस्तेमाल हमने एग्जेम्प्ट के लिए किया होगा, उतना आईटीसी हमें रिवर्स करना पड़ता है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं आईटीसी वाली वीडियो में, अगर आपको याद है तो आपको ध्यान में आएगा। तो बेसिकली एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब ये होता है कि जब हमारी आउटपुट टैक्स जीरो हो लेकिन इनपुट टैक्स हमारा माफ नहीं होता और ना ही हमें उसका क्रेडिट मिलेगा। पर जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है? जीरो रेटेड सप्लाई में एंटायर वैल्यू ऑफ चेन इज एग्जेम्प्टेड, एंटायर वैल्यू ऑफ चेन इज एग्जेम्प्टेड, यानी कि जो हमारा इनपुट है उसका हमें आईटीसी मिलेगा, और जो हमारा आउटपुट है उसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा। तो ना ही हम इनपुट पे बेसिकली कुछ पे कर रहे हैं, अगर हम इफेक्टिवली देखें, ना ही हम आउटपुट पे कर रहे हैं। एंटायर वैल्यू ऑफ चेन इज एग्जेम्प्टेड। और एग्जेम्प्ट सप्लाई में आता क्या क्या है? तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में बेसिकली सेक्शन 2 क्लॉज 47 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर एग्जेम्प्ट सप्लाई को डिफाइन कर रखा है, जिसमें बेसिकली तीन चीजें आती हैं। एक है कि ऐसे आइटम्स या ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जिन्हें निल रेटेड गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है। निल रेटेड का मतलब उनका टैक्स रेट ही 0% है। देखिए 0% को हमें जीरो रेटेड से कंफ्यूज, मतलब उसको मिक्स नहीं करना है। जीरो रेटेड अलग है और निल रेटेड अलग है। निल रेटेड का मतलब है एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट का मतलब कि परचेज पे जो भी टैक्स पे किया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन आउटपुट जो है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो आउटपुट माफ है बट इनपुट माफ नहीं है। उसके अलावा इसमें वो सारे सप्लाईज आती हैं जो गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट नोटिफाई करी हैं, बहुत सारी नोटिफाई करी हैं,
जैसे लीगल सर्विसेज है एडवोकेट्स की, एजुकेशनल सर्विसेज है, कई सारी हेल्थ केयर सर्विसेज है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज है, होटल का एकोमोडेशन की सर्विसेज है अगर 1000 पर डे से कम का रूम है। ऐसे बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि एग्जेम्प्ट नोटिफाई करी गई हैं। कई सारे गुड्स भी एग्जेम्प्ट नोटिफाई करे गए हैं, जैसे कैश्यू नट्स हैं, अनपील्ड अनशेल्ड, वो एग्जेम्प्ट नोटिफाई करे गए हैं। और जो भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है जो जीएसटी के दायरे में नहीं आती हैं, उन्हें भी एग्जेम्प्ट माना जाता है जीएसटी के अंदर। लेकिन जीरो रेटेड सप्लाईज में कौन कौन सी सप्लाईज आती हैं? तो अगर हम जीरो रेटेड की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी सप्लाईज आती हैं एज पर सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। तो यहाँ पर जीरो रेटेड सप्लाई में कौन कौन सी सप्लाई आएंगी? तो जीरो रेटेड सप्लाई में जो भी एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज, उसे हम जीरो रेटेड सप्लाई मानते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया, इट शुड बी एन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इसका जो बी पार्ट है वो ये कहता है इसमें ऐसी सप्लाईज जो कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन को करते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर इंडिया में किसी और पर्सन को सप्लाई करता है, दैट विल नॉट बी कवर्ड एज अ जीरो रेटेड सप्लाई। उसे इंटर स्टेट सप्लाई तो मानेंगे, लेकिन अगर हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन को प्रोवाइड करते हैं और हम इंडिया में ही हैं, हम नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में और ऐसे पर्सन को प्रोवाइड करते हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, उसको भी हम जीरो रेटेड सप्लाई मानते हैं। तो ये दो सप्लाई हैं जो जीरो रेटेड सप्लाई की कैटेगरी में आती है। हालांकि इसके अंदर जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, इसके अंदर डीम्ड एक्सपोर्ट भी आता है, लेकिन थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग हो जाएगा उस केस में। अब हमने एक्सपोर्ट की बात करी कि इसके अंदर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आते हैं। आज हम सर्विसेज की बात तो कर नहीं रहे हैं, सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं। तो ये देखते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट हम किसे कहेंगे। तो जब हम एक्सपोर्ट की डेफिनेशन देखते हैं तो सेक्शन 2 सबसे क्लॉज 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में कहा गया है, एक्सपोर्ट का बेसिक मतलब है टेकिंग गुड्स आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर अगर गुड्स जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई वो एक्सपोर्ट हो गया। सिंपल सी बात है कि अगर गुड्स इंडिया के बाहर जाते हैं, फिजिकली जाते हैं, तो हम कहेंगे कि वो एक्सपोर्ट हो गया। और इंडिया में अगर गुड्स आते हैं तो हम कहते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया। लेकिन एक सर्कुलर रिलीज किया गया जहां पर कई सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं थी। उस सर्कुलर में ये कहा गया कि बेसिकली, मैं सर्कुलर नंबर मेंशन कर देता हूँ, सर्कुलर नंबर है 108, ये है सर्कुलर नंबर 108/27/2019, जिसमें ये कहा गया अगर गुड्स इंडिया के बाहर जाते हैं, टेकिंग आउटसाइड इंडिया है, लेकिन फ्री में जा रहे हैं, कोई कंसिडरेशन नहीं है, फ्री में इंडिया के बाहर वो जा रहे हैं, और जो फ्री में जा रहे हैं वो शेड्यूल 1 जो है हमारा सीजीएसटी एक्ट का, उस शेड्यूल 1 के अंदर फॉल नहीं करते, तो ये इन्हें हम जीरो रेटेड सप्लाई नहीं मानेंगे। एक्सपोर्ट मानेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होगा, बट उसे हम जीरो रेटेड नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि जब हम बात करते हैं इट शुड बी अ जीरो रेटेड सप्लाई, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? सप्लाई। सबसे पहले तो सप्लाई होनी चाहिए, उसके बाद ही तो जीरो रेटेड ट्रीट करेंगे। अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई ही नहीं है तो जीरो रेटेड भी नहीं हो सकती। सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? स्कोप ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 के अंदर हम कवर कर चुके हैं। 7(1) इसके अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं। अगर इन 3 कैटेगरीज में कोई ट्रांजैक्शन फॉल करती है तभी उसे सप्लाई मान सकते हैं। हम बात करते हैं कि भाई जीरो रेटेड सप्लाई में और क्या क्या होता है। तो जीरो रेटेड सप्लाई में एक तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई गुड्स इंडिया के बाहर जाने चाहिए, लेकिन वो पहले सप्लाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट केस है एक्सपोर्ट का कवर हो गया। सेकंड केस यहाँ पर कवर हो गया अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में प्रोवाइड किया जाता है। अब इस केस में होगा क्या, हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, 2 तरीके हैं हमारे पास जिनसे हम जीरो रेटेड सप्लाई को प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 तरीका हमारे पास क्या है
कि भाई एक्सपोर्ट आप विद पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, विद पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, और सेकंड है विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का मतलब क्या है कि भाई अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप एक काम करो, जितना भी आईटीसी है उसे क्लेम कर लो, लेकिन जो आप आईटीसी क्लेम करोगे ना उस टाइम पे सेक्शन 17(5) को ध्यान में रख लेना। 17(5) में जो जो आईटीसी ब्लॉक है वो आपको नहीं मिलेगा। 17(5) में क्या क्या ब्लॉक है? मोटर व्हीकल ब्लॉक है, फूड एंड बेवरेजेस ब्लॉक है अगर आप पर्सनल यूज के लिए करते हैं, हेल्थ केयर है, कॉस्मेटिक है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज हैं, कई सारे गुड्स हैं जो हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। मतलब जो 17(5) है हमने ब्लॉक्ड क्रेडिट उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो 17(5) में जो जो आईटीसी ब्लॉक है वो हमें जीरो रेटेड सप्लाई के केस में भी नहीं मिलेगा, बाकी आईटीसी मिलेगा। वो तो नॉर्मल सप्लायर को भी नहीं मिलता तो एक्सपोर्ट वाले को भी नहीं मिलेगा। तो आईटीसी क्लेम कर लीजिए, और जितना भी हमारा आउटपुट टैक्स बन रहा है उसमें से ये आईटीसी एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद भी अगर हमारा कुछ पेएबल बनता है, अगर कुछ पेएबल बनता है तो उसका हम रिफंड क्लेम कर लेंगे। तो ये है तरीका विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का, जो कोई भी पर्सन ये तरीका अपना सकता है। बट इस तरीके में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि भाई आप ये पहले यहाँ पर टैक्स पे कर दोगे, फिर उसका रिफंड क्लेम करेंगे, तो ऐसे में होगा क्या कि आपका कई सारा अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा। मिल तो जाएगा लेकिन रिफंड मिलने में कुछ दिन तो लगेंगे, उतने दिन तक वो टैक्स का अमाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा, आप उसे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक दूसरा तरीका लाया गया जिसे कहते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। इस केस में भी दो ऑप्शन है, एक या तो एलयूटी बनवा लो या एक बॉन्ड बनवा लो। एलयूटी का मतलब है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये सिंपल एक डिक्लेरेशन है और कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर आपको ऑनलाइन अपने पोर्टल से लॉगिन करके एक डिक्लेरेशन फाइल करनी होती है, और इस डिक्लेरेशन के बेसिस पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। गुड्स भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सर्विसेज भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। इस केस में होगा क्या कि भाई जो आईटीसी है उसे आप क्लेम कर लो, आउटपुट जब आप एक्सपोर्ट करोगे कोई टैक्स आपको पे करना नहीं, जितना आईटीसी आपने पे किया था उसका आप रिफंड क्लेम कर लो। तो ये एक तरीका है, और इस केस में कोई डॉक्यूमेंट भी आपको सप्लाई नहीं करना, आप सिर्फ एक नॉर्मल अंडरटेकिंग दे दो। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में ये रखनी है कि अगर आपने एलयूटी इशू किया है, यानी कि एलयूटी के थ्रू अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको गुड्स को एक्चुअल में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने एक्सपोर्ट का इनवॉइस बना दिया और इनवॉइस बनाने के बाद 3 महीने जब एक्सपायर होंगे, उसके 15 दिन जब एक्सपायर होंगे, तो 15 दिन के अंदर अंदर तक आपको उस इनवॉइस पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने उस इनवॉइस पे एक्सपोर्ट नहीं किया है तो उसके ऊपर जितना भी टैक्स बनता है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। एलयूटी पूरे साल के लिए वैलिड होती है, पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होती है। अभी हम आने वाली वीडियो में एक प्रैक्टिकली हम देखेंगे भी कि एलयूटी किस तरीके से फाइल की जाती है। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको एक डिक्लेरेशन देनी है और 2 विटनेस आपको चाहिए रहते हैं। तो ऑनलाइन जब आप एलयूटी बनाएंगे आपको उसमें 2 विटनेस की डिटेल्स डालनी होगी, दैट्स इट। और इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना होता, और आप एलयूटी के बेसिस पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ज्यादातर लोग जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, रेगुलर एक्सपोर्ट करते हैं, वो एलयूटी का ही बेनिफिट लेते हैं, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट फाइल ही नहीं करना, सिर्फ एक डिक्लेरेशन दे देनी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लो, उसका रिफंड क्लेम कर लो, आउटपुट पर टैक्स पे नहीं करना। लेकिन बॉन्ड किन लोगों को फाइल करना पड़ता है? बॉन्ड उन लोगों को फाइल करना पड़ता है जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। किस चीज के केसेस? टैक्स इवेजन के। अभी प्रूफ नहीं हुआ है, अगर उनके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं और वो जो केसेस हैं वो 2.5 करोड़ से ज्यादा के टैक्स डिस्प्यूट के केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, तो ऐसे लोग सिर्फ बॉन्ड के जरिए ही विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो वो विद पेमेंट करें, अगर विदाउट पेमेंट करना है तो वो लोग एलयूटी के थ्रू नहीं कर सकते, उन्हें बॉन्ड ही इशू करना पड़ेगा। तो बॉन्ड में दिक्कत क्या है? बॉन्ड में दिक्कत यह है कि आपको एक बैंक गारंटी भी देनी पड़ती है। एक बैंक गारंटी देनी पड़ती है, कितनी अमाउंट पर?
जितने का भी आप एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हैं उसका 15% आपको बैंक गारंटी देनी पड़ती है। बैंक आपके बिहाफ पे गारंटी देगा, लेकिन बैंक आपके बिहाफ पे गारंटी क्यों देगा? जब तक आपको बैंक के पास कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो ये प्रोसीजर थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट देनी पड़ती है बैंक से, और बैंक से एडिशनल एक अमाउंट लेना पड़ता है, दैट इज डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है, दैट इज बैंक गारंटी। तो ये तरीका रहता है जीरो रेटेड सप्लाई के केस में गुड्स को सप्लाई करने का। लेकिन कुछ केसेस हैं जो कि डीम्ड एक्सपोर्ट में आते हैं, जो एक्चुअल में एक्सपोर्ट नहीं है लेकिन उसे डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है। तो डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में आप सिर्फ विद पेमेंट वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट कर सकते हैं, विदाउट पेमेंट वाला ऑप्शन यहां पर आपके पास अवेलेबल नहीं होता है। अब एक सर्कुलर भी रिलीज किया गया, सर्कुलर नंबर 1 2017 में, जिसमें ये कहा गया जो आप ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं ना, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप क्लेम कर रहे हैं उसमें आप सेस भी क्लेम कर सकते हैं, और सेस का भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं अगर आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी कंपेंसेशन सेस अप्लाई होता है। तो आपको रिफंड मिल जाएगा जो भी आपका अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, विद पेमेंट का आप सिलेक्ट करते हैं, तो जो भी आपने नेट टैक्स पे किया एक्सपोर्ट के केस में वो आपको उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। अब हम डीम्ड एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, तो डीम्ड एक्सपोर्ट में कौन कौन सी चीजें आएंगी? तो डीम्ड एक्सपोर्ट में सिर्फ गुड्स आते हैं, सर्विसेज नहीं आती है, सिर्फ गुड्स आएंगे, सर्विसेज नहीं आती हैं। तो ये ऐसे एक्सपोर्ट होते हैं जहां पर गुड्स फिजिकली इंडिया के बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसे एक्सपोर्ट माना जाता है। ऐसा हो सकता है ये इंडिया है, मान लेते हैं कि मिस्टर ए है, ये एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये किसी ऐसे पर्सन से गुड्स परचेज करते हैं जो कि लेट्स से मिस्टर बी है, वो इंडिया में ही है। अब मिस्टर बी ये गुड्स मान लेते हैं इंपोर्ट करता है किसी और कंट्री से। मिस्टर बी ने इंपोर्ट किया, लेकिन मिस्टर बी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है मिस्टर ए। तो मिस्टर ए जब एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर मिस्टर बी चाहे तो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के अंदर क्या बेनिफिट ले सकता है कि भाई वो ये कह सकता है कि भाई जो भी वो गुड्स परचेज कर रहा है इंपोर्ट के थ्रू, वो मिस्टर ए को दे रहा है, और मिस्टर ए को बदले में एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि भाई ये इन गुड्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए करेगा। तो मिस्टर ए जब इसे एक्सपोर्ट करेगा वो तो एक्चुअल में फिजिकल एक्सपोर्ट होगा, लेकिन मिस्टर बी जब मिस्टर ए को गुड्स प्रोवाइड करेगा फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, इट विल बी डीम्ड टू बी एन एक्सपोर्ट। हालांकि मिस्टर बी और मिस्टर ए की जो सप्लाई है वो एक्सपोर्ट नहीं है फिजिकली, लेकिन डीम्ड एक्सपोर्ट है, और डीम्ड एक्सपोर्ट इसे मान लिया जाएगा। इसी तरीके से ईपीसीजी यानी कि एक एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ऑथराइजेशन स्कीम है। यहाँ पर अगर कोई बड़ी बड़ी मशीन्स को अगर इंपोर्ट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, तो ये भी डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है। उसी तरीके से अगर इंडिया में कोई पर्सन है, मान लेते हैं मिस्टर बी, मिस्टर बी ने कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर किए हैं और वो मिस्टर ए को प्रोवाइड करता है, और मिस्टर जो ए है वो कौन है? वो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, उसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का स्टेटस मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस केस में जब मिस्टर बी मिस्टर ए को गुड्स प्रोवाइड करेगा, इट विल बी डीम्ड टू बी एन एक्सपोर्ट। तो ये 3 केस हो गए। एक 4th केस और इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें एक आ गया, अगर सप्लाई ऑफ गोल्ड है, अगर गोल्ड सप्लाई किया जाता है बैंक्स की तरफ से या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तरफ से एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के अंदर, इट विल बी डीम्ड टू बी एन एक्सपोर्ट। और डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में सिर्फ विद पेमेंट वाला ऑप्शन ही अवेलेबल रहता है। यहां पर एलयूटी या बॉन्ड के जरिए आप गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड, सर्विसेज तो होती ही नहीं है, गुड्स आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये हो गया डीम्ड एक्सपोर्ट का केस। तो यहां पर सिर्फ आईजीएसटी के साथ ही आप पे कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम और एक्सपोर्टर्स को आ रही थी। अब अगर मान लेते हैं वो विदाउट पेमेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, फिर तो वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं और इसका उनको रिफंड मिल जाता है।
तो यहाँ पर भी तो उनकी अमाउंट ब्लॉक हो रही है ना। अगर कोई पर्सन सामान परचेज कर रहा है फिर उसे एक्सपोर्ट कर रहा है, मान लेते हैं एयर कंडीशनर परचेज कर रहा है, 28% का जीएसटी रेट अप्लाई होता है। अब 28% वो पे करेगा परचेज के टाइम पे और फिर उसे एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करने के बाद रिफंड क्लेम करेगा, तो 28% तो उसका ब्लॉक हो गया ना। इस 28% जो अमाउंट ब्लॉक हो गया, इस अमाउंट को बचाने के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज करी गई, नोटिफिकेशन नंबर 41 2017 की, जिसमें ये कहा गया कि भाई अगर कोई पर्सन, अगर कोई एक्सपोर्टर है, जिसे हम मर्चेंट एक्सपोर्टर कहते हैं, जो कि खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, किसी और से गुड्स परचेज करके एक्सपोर्ट करता है, अगर एक्सपोर्टर चाहे तो परचेज कर सकता है कोई भी आइटम जो भी वो एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, सिर्फ 0.1% पर। टोटल रेट 0.1%। अगर अपनी स्टेट से परचेज करेगा तो 0.05% CGST और 0.05% SGST। लेकिन इसके लिए उसे कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो 28% में परचेज करेगा। लेकिन अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो परचेज के टाइम पे सिर्फ 0.1% पे करेगा, बहुत ही कम अमाउंट, तो उसका सारा का सारा अमाउंट पहले ही बच जाएगा और बाद में सिर्फ 0.1% का रिफंड क्लेम करेगा। तो इसके लिए कंडीशंस क्या है? नंबर 1 कंडीशंस ये है कि भाई ये जो पर्सन है, जो एक्सपोर्टर है, 90 डेज के अंदर जब ये परचेज करेगा इसे एक्सपोर्ट कर देगा। नंबर 2, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पास ये रजिस्टर होना चाहिए। नंबर 3 कि भाई ये टैक्स इनवॉइस जो होगा ये सब प्रोवाइड करेगा अपने जीएसटी के ऑफिस में, ज्यूरिसडिक्शनल जो भी ऑफिस होगा। साथ ही जब ये परचेज ऑर्डर देगा, पीओ अपने डोमेस्टिक सप्लायर को देगा कि भाई मैं 0.1% में परचेज करना चाहता हूँ, उसका भी डॉक्यूमेंट ये अपने ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिस में सबमिट करेगा। इसी के साथ एक चीज़ और है कि भाई 90 डेज के अंदर ये एक्सपोर्ट करना है, लेकिन ये जो गुड्स होंगे ना, ये गुड्स वो डायरेक्टली जो कस्टम के की तरफ से जो वेयर हाउस ऑथराइज किए गए हैं उन वेयर हाउस में ही गुड्स को रखवा सकता है, अपने पास नहीं रख सकता। और इसे वो एक्सपोर्ट वहीं से करे, या तो कस्टम के पोर्ट पे रखा दें, डायरेक्ट परचेज किया और कस्टम एयरपोर्ट पे ले गया, या फिर कस्टम के वेयर हाउस पे ले गया। लेकिन अब इससे प्रॉब्लम आ रही थी, अब भाई इतने लोग अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सब वेयर हाउस में गुड्स तो रख नहीं सकते, इतना स्पेस भी नहीं है। तो इसमें एक क्लैरिफिकेशन इंट्रोड्यूस करी गई, सर्कुलर नंबर 42/2017, जिसमें ये कहा गया कि भाई अगर कोई पर्सन जीएसटी के अंदर तो रजिस्टर्ड ही है, तो उसका जो भी जीएसटी के अंदर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, उस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को भी वेयर हाउस माना जाएगा और वो अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के एड्रेस पर गुड्स को रखवा सकता है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे नहीं, सिर्फ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे गुड्स को रखवा सकता है 90 डेज के लिए। तो ये माना जाएगा कि उसने ये वेयर हाउस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। और जब उसने गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया, उसके बाद उसे शिपिंग बिल, जो शिपिंग बिल होगा उसकी एक कॉपी सबमिट करनी होगी, एक तो सप्लायर को जिसके थ्रू उसने परचेज किया है, और किसको सबमिट करनी होगी, जो भी जीएसटी का ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिस है, मैं यहाँ पर जेओ लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन इसमें फिर जो ये सर्कुलर नंबर 42 और 2017 था ना, इसमें एक बात ये कही गई कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स फाइल करेगा ना मर्चेंट एक्सपोर्टर, जो भी मर्चेंट एक्सपोर्टर फाइल करेगा शिपिंग बिल या फिर जो परचेज ऑर्डर देगा वो ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिस में, तो उसका पर्पस सिर्फ इतना है कि ये पता लग जाए कि 0.1% की परचेज करना चाहता है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। वो चाहे तो जो कमर्शियली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसके बिजनेस के लिए उसे वो अवॉइड कर सकता है, कमर्शियली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को वो अवॉइड कर सकता है। क्या हो सकती है कमर्शियल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन? कि भाई जब वो परचेज ऑर्डर देगा तो परचेज ऑर्डर में ये बताना जरूरी नहीं है कि वो किस क्लाइंट को, किस कंट्री में, किस पर्सन को वो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कमर्शियली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है क्योंकि वो डोमेस्टिक सप्लायर नहीं, तो उसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेगा। तो बेसिकली ये कहा गया। अब एक चीज और है कि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, आप जब एक्सपोर्ट करते हैं, अगर गुड्स करते हैं, तो आपको जो एक्सपोर्ट का कंसिडरेशन है
भाई एक्सपोर्ट किया है तो बदले में अमाउंट आपको मिलनी चाहिए ना, गवर्नमेंट आपको इतना बेनिफिट क्यों दे रही है, ताकि फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में। अब जरूरी नहीं है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में कि आपको करेंसी फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज में ही मिले, इंडियन रुपीज में मिले तो भी चलेगा। लेकिन एक्सपोर्ट की जो कंसिडरेशन है एज पर दी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की एक्सपोर्ट रेगुलेशंस की रेगुलेशन नंबर 9 के हिसाब से 9 मंथ्स के अंदर, जब आपने एक्सपोर्ट किया है 9 महीने के अंदर आपको एक्सपोर्ट का सारा जो प्रोसीड्स है, जो कंसिडरेशन है, वो मिल जानी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो ये था एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का कंप्लीट प्रोसीजर और जीएसटी के अंदर ट्रीटमेंट। इनकेस अगर आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। अगर इस कोर्स में इंटरेस्टेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहीं पर आप रजिस्टर कर सकते हैं और इस कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएंगी।